हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस। तो आज एक बार फिर हम लोग लेकर आए हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। दरअसल ये टेक्स्ट बुक का चैप्टर 9 है, लेकिन हमने अपने टेक्स्ट बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इसलिए ये फिजिक्स का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फाइनली आज हम इस चैप्टर में फोर्स और मोशन के लॉज के बारे में जानेंगे। तो फोर्स, व्हाट इज फोर्स? इट इज़ अ कॉज विच ब्रिंग अ फर्दर चेंज इन पोजिशन, डायमेंशन, इनर्सिया एंड सिमिट्री ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स बल के कारण किसी भी वस्तु के स्थान में, किसी भी वस्तु के आकार या विकार में परिवर्तन आता है। उसके बाद आता है एफर्ट। व्हाट इज एफर्ट? So for effort we can say that effort is an external force in any object if it is filled up of fluid. The force acting in the interior surface is result to be in zero. कि मतलब अगर effort का मतलब होता है शक्ति, तो effort जो है वो एक बाहरी बल है। अगर या किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि फ्लूइड से बना हुआ है और उस पर अगर शक्ति को लगाया जाता है, तो उसके कारण जो उसके जो अंदर में जो बल लगता है वो हमेशा ही शून्य प्राप्त होता है। उसके बाद एक पॉइंट है कि whenever we apply the force, the direction of force and its magnitude gives the resultant effect to any object। कि जब भी हम किसी भी वस्तु पर बल को लगाते हैं तो जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं वो दिशा उस वस्तु पर कोई ना कोई प्रभाव छोड़ता है। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब गति का पहला सिद्धांत। तो दरअसल हम जानते हैं कि गति का पहला सिद्धांत किसके द्वारा निकाला गया है। गति का पहला सिद्धांत, जिसको हम जानते हैं कि जिसके आविष्कारक गैलीलियो गैलीली थे, परंतु दरअसल इसके आविष्कारक गैलीलियो गैलीली नहीं थे। इसके रियल आविष्कारक न्यूटन थे। बहुत सारे जगहों पर आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है और किसी कारणवश वह उस काम को नहीं कर पाता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति जाकर उस काम को पूरा करता है, और उस काम को जब वो पूरा कर लेता है तो उसका ही नाम होने लगता है कि हाँ, वह काम उसी ने किया। उसी प्रकार जब न्यूटन अपने लैब में मोशन के फर्स्ट लॉ को निकाल रहे थे, तो किसी न किसी प्रोसीड्यूर की कमी के कारण उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं निकाल पाया और उन्होंने उस काम को आधे पर ही छोड़ दिया। फिर जब गैलीलियो गैलीली उनके लैब में विजिट किया और उन्होंने उस पर जो काम किया गया उस पर जब अपना नज़र डाला, तो उन्होंने उसमें अपनी कुछ बुद्धि को भी अप्लाई किया और फिर देखा कि अगर मैं इस वस्तु को इस प्रकार से इस पर काम करता हूँ तो मैं कुछ नया आविष्कार कर सकता हूँ। और इसी के बाद उन्होंने अपने लिए इसे अपना बहुत बड़ा लक्ष्य समझा कि न्यूटन ने जो भी काम किया वो बहुत हद तक न्यूटन कर चुके थे और अब उसमें गैलीलियो को अपना थोड़ा सा ही इफर्ट प्रदान करना था। तो उसके बाद उसने उसमें अपनी बुद्धि को अप्लाई किया और उसके बाद उसने सभी मोशन के सिद्धांतों का आविष्कार कर दिया। और तब से हम जानते हैं कि जितने भी गति के सिद्धांत थे उस सब के आविष्कारक गैलीलियो गैलीली है। तो ये हो गई कि इसका आविष्कार किसने किया। अब हम जानते हैं कि आविष्कार हो गया तो पहला सिद्धांत गति का है क्या। तो गति का पहला सिद्धांत यह कहता है, पहले हम इसे अंग्रेजी में जानेंगे, उसके बाद हम इसे हिंदी में समझेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द डेफिनेशन अबाउट इनर्सिया। व्हाट इज इनर्सिया? आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इनर्सिया आफ्टर टेलिंग यू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, in this the first law of motion states that
It is a natural tendency of any object to resist, to maintain its state whenever it is in rest or in motion. It will maintain its state until and unless there is external unbalanced force applied on it. मतलब कि कोई वस्तु तब तक अपने स्थिति में रहेगी, स्थिति अर्थात अगर वह वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी ही रहेगी, और अगर चल रही है तो वह चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक उसे कोई भी प्रतिरोधक नहीं मिल जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट any object maintain its state in rest or motion until and unless an external unbalanced force applied on it. अब इसका एक एग्जाम्पल, जैसे कि हम ग्राउंड पर, जैसे कि हम एक हाइट से ग्राउंड पर अगर हम बॉल को छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि वह बॉल जंप कर रहा है और उसके बाद वह बॉल रोल करना शुरू कर जाता है। और जब वो रोल करना शुरू करता है तो वो तब तक नहीं रुकता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड नहीं हो जाता। उसी प्रकार अगर वही बॉल कहीं पर रुका हुआ है तो वो तब तक मोशन में नहीं आता जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया किसे कहते हैं? It is the characteristic of body to resist the further change in its state. Due to this property, it will try to maintain the equilibrium. अब equilibrium क्या होता है? Equilibrium, it is the saturated state of an object to be in rest or in motion. अब इसके बाद हम जानेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से जुड़ी हुई कुछ बातों को हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से और कौन कौन सी बातें हैं जो उससे जुड़ी हुई है और जो हमें जाननी चाहिए और जो हमारे टेक्स्ट बुक में है और जो हमें काम देगी। कि अगर हम किसी भी दो मैसिव ऑब्जेक्ट को लेते हैं कि दोनों के पास अपना अपना मास है, बॉडी 1 इज m1 एंड बॉडी 2 इज m2, और अगर दोनों पर हम सेम टाइम पर एफर्ट लगाते हैं उसके बीच डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हम क्या पाते हैं कि हमारे पास जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उस पर हमें हायर ऑर्डर का एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इनर्शिया हायर ऑब्जेक्ट पर हायर एफर्ट से काम करती है, हैवियर ऑब्जेक्ट पर हायर एफर्ट से काम करती है और लेसर ऑब्जेक्ट पर लोअर एफर्ट से काम करती है। इसके बाद आता है हाइट। इनर्शिया हाइट पर भी डिपेंड करता है, तो इसके लिए एक टर्म और है जिसे हम अभी जानेंगे। हाइट के लिए दूसरा अभी हम इससे पहले जानते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिसका डायमेंशन तो डिफरेंट है लेकिन मास सेम है और अगर हम उस पर एफर्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी हमारा इनर्शिया होगा वो सेम रहेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है द मास बॉडी इज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड एट द जियोमेट्रिकल सेंटर एंड दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। कि किसी भी बॉडी का मास हमेशा एक जियोमेट्रिकल सेंटर पर पॉइंटेड रहता है और उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब गति का दूसरा सिद्धांत। तो चलिए इसे भी हम देखते हैं। व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सो इसके लिए हम कह सकते हैं दैट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू द force and direction of this force is followed by direction of displacement of this body। मतलब न्यूटन के मतलब मोशन का जो दूसरा सिद्धांत है, गति का जो दूसरा सिद्धांत है, वह यह बताता है कि मोमेंटम के बीच में जो चेंज आता है, मोमेंटम भी एक तरह का फोर्स ही है और उसके बीच में जो चेंज आता है वो
इक्विवेलेंट होता है, मतलब बराबर ही होता है। किसके? तो अप्लाइड फोर्स के, मतलब जो बल हमने अप्लाई किया। और इसमें जो डायरेक्शन होते हैं, वो जो फोर्स के जो डायरेक्शन होते हैं वो उस डायरेक्शन को मेनली फॉलोवर्ड करते हैं कि किस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट में हमने फोर्स अप्लाई किया था। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है जिसको अभी हम आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। d मतलब डेल्टा और p मतलब मोमेंटम को डिनोट करने के लिए हम p लिखते हैं, और डेल्टा का मतलब आप जानते हैं चेंज। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। उसके बाद फिर सिंप्लीफाई का साइन दिया हुआ है और फिर लिखा हुआ है कि pf माइनस pi बाई dt, मतलब फाइनल मोमेंटम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनिशियल मोमेंटम बाय अपॉन चेंज इन टाइम। और फिर इसके बाद दिया हुआ है mv माइनस mu बाई dt, मतलब ये भी वही है। जब ये जो pf माइनस pi लिखे हैं वो जो मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम है, तो फाइनल को हम v भी लिखते हैं और फिर ये इनिशियल को हम u भी लिखते हैं और i भी लिखते हैं, ठीक है। और बाई dt मतलब चेंज इन टाइम। उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला निकलता है, m ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन d बाई टी। और जब हम इसको फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तब हमारे पास क्या होता है, f इज इक्वल टू d v माइनस u बाई टी। और d जो है एक तरह का चेंज है, तो v माइनस u बाई टी किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। और हमारा जो मोमेंटम है m वो क्या है, एक तरह का फोर्स है, इसीलिए हम बता सकते हैं कि F इज इक्वल टू m इंटू ए। इट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये सबसे इजी है लेकिन ये सबसे हार्ड भी है। इसके डेफिनेशन तो बहुत ही इजी है लेकिन इसे समझना बहुत ही हार्ड है। वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है बट फिर भी इसमें जो ब्रेन अप्लाई होते हैं वो थोड़ी टिपिकल होती है। तो इसका जो सिंपल से डेफिनेशन वो यह है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि किसी भी एक्शन के लिए वहाँ एक अपोजिट रिएक्शन होता है या फिर इक्वल रिएक्शन भी होता है। इसके बाद हम जानते हैं व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज रिएक्शन। तो एक्शन इट इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द बॉडी। रिएक्शन इट इज द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी बाय एनी सोर्स। अब हम जानते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। तो इसमें जो एसआई यूनिट होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट SI unit of force is equal to dyne. 1 dyne is equal to 10 to the power minus 5 पास्कल। ठीक है, इसके बाद 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। इसके बाद आता है कि हमें जस्टिफाई करना है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो हमने पहले प्रूफ किया था कि हमने चेंज इन मोमेंटम को बताया था और लास्ट में हमने दिखाया था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन सच में हम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब ठीक उसका उल्टा कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, जिसको अभी हम चार्ट में दिखा रहे हैं और उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे आपको। तो ये जो आपने अभी देखा इक्वेशन, इससे आप क्या कह सकते हैं, इससे आप कह सकते हैं कि सिंस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, और उसके बाद वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है, और वेलोसिटी हम स्पीड को कहते हैं। तो आपने चैप्टर 8 जो कि हमारा था
फोर्स उसमें आपने पढ़ा था, जो कि हमारा था मोशन, उसमें आपने पढ़ा था स्पीड विथ डायरेक्शन। मतलब क्या है, स्पीड जो है डायरेक्शन से कनेक्टेड है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हम स्पीड को ही कहते हैं, इसलिए हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि फोर्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन। अब हमने क्वेश्चन बोला था कि जस्टिफाई फोर्स डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलोगे कि आपने बोला था डिस्प्लेसमेंट लेकिन प्रूव किया डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, किसी न किसी डायरेक्शन में होगी, और एक तरह से डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों सेम ही होते हैं। सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ताकि हमारे सभी वीडियो को आप जल्द से जल्द देख पाएँ। सो थैंक यू, तब तक के लिए बाय।